हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्ट्रेन आइसोलेशन, इम्प्रूवमेंट एंड प्रिजर्वेशन टॉपिक देखेंगे। स्ट्रेन आइसोलेशन में हम जैसे कि एक बैक्टीरिया यानी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके अलग अलग वैरायटीज़ होते हैं और मतलब कि उनके जीनोम में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो जिससे उनके अंदर कुछ अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, तो वो लोग स्ट्रेन्स हो जाते हैं, यानी कि एक वैरायटी होती है ऑर्गेनिजम्स की। सो जब हम लोग माइक्रोबियल कल्चर करते हैं तो हमें चाहिए होता है कि हम उन माइक्रोब्स को यूज़ करें जो हमें प्रोडक्ट बना के दें। तो हम लोग वैसे स्ट्रेन को आइसोलेट कैसे करेंगे, ये हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। बाय दिस टाइम यू मस्ट हैव रियलाइज दैट वन ऑफ आवर मेजर पर्पज टू कल्चर माइक्रोब इज टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट। डू यू थिंक दैट ऑल माइक्रोब्स प्रोड्यूस यूजफुल और नॉवल प्रोडक्ट? मतलब क्या हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूजफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है? तो इसका आंसर है नो। वी मतलब हमें सर्च करना पड़ेगा माइक्रोब्स को फॉर आर यूज़, तो टू प्रोड्यूस आर यूजफुल प्रोडक्ट हमको सर्च करना पड़ेगा माइक्रोब्स को। हम लोग ये करेंगे। एज यू नो, माइक्रोब्स आर वाइड स्प्रेड इन नेचुरल हैबिटेट। हाँ, हर जगह पाए जाते हैं, सॉइल में, एक्वाटिक एनवायरनमेंट में, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में भी, जैसे कि आर्टिक वाटर, हॉट स्प्रिंग। दीज नेचुरल हैबिटेट्स आर आर सोर्स ऑफ माइक्रोब। Once we have isolated microbe of desired interest, we can further improve their desired trait using a variety of methods. हम अब methods देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग किसी सैंपल से जो हमारे लिए यूजफुल माइक्रोब है यानी कि स्ट्रेन, उसको हम लोग आइसोलेट कैसे करते हैं। स्ट्रेन आइसोलेशन, द सैंपल कंटेनिंग द माइक्रोब, एग्जाम्पल सॉइल ले लिया हमने, इज पुट इन अ न्यूट्रिटिव मीडियम एंड अलाउड टू ग्रो इन शेक कल्चर। जो हमने पढ़ा था शेक कल्चर में, लेबोरेटरी में स्मॉल स्केल पर कल्चर करते हैं इन लोगों को। न्यूट्रिटिव मीडियम प्रोवाइड किया जाता है और उस पर उनको ग्रो किया जाता है, तो माइक्रोब्स जो है वो ग्रो करते हैं। और ग्रोथ कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स इन द मीडियम, वो प्रोवाइडेड होती हैं। ग्रोथ कंडीशंस मतलब वो प्रोवाइड की जाती हैं ताकि जो ग्रोथ है वो अच्छी हो माइक्रोब्स की। और ये जो ग्रोथ कंडीशंस हैं वो ऐसी प्रोवाइड की जाती हैं, मतलब ग्रोथ कंडीशन जैसे टेम्परेचर और न्यूट्रिएंट मीडियम में ऐसे प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो फेवर करें द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स ऑफ आर इंटरेस्ट, जिसमें हमें इंटरेस्ट है उसी का सिर्फ ग्रोथ कराएं। ऐसे न्यूट्रिटिव मीडियम और ग्रोथ कंडीशंस रखी जाती हैं। दिस इज कॉल्ड इनरिचमेंट टेक्निक, क्योंकि हम लोग न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं तो एनरिच कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको इनरिचमेंट टेक्निक बोलते हैं, जिसमें हम लोग प्रॉपर ग्रोथ कंडीशंस और न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स ऑफ आर इंटरेस्ट। तो इसको हम लोग इनरिचमेंट टेक्निक बोलते हैं, ये हमें लर्न करके रखना है। द एनरिच कल्चर कैन फर्दर बी सब कल्चर्ड बाई टेकिंग अ स्मॉल इनोकुलम, यानी कि जैसे हम लोग दही बनाने के लिए दूध में थोड़ा सा डालते हैं दही, तो वैसे ही इनोकुलम वही होता है। तो हम लोग थोड़ा सा माइक्रोबियल कल्चर का माइक्रोब्स लेकर और उसको दूसरे प्लेट में कल्चर कर देते हैं, तो उसी को इनोकुलम बोलते हैं, एंड देन उसी को सब कल्चरिंग बोलते हैं। एंड पुटिंग इट इनटू फ्रेश मीडियम, हाँ सब कल्चर कर दिया और उसको फ्रेश मीडियम में कर दिया, क्योंकि जो पिछला वाला है उसमें न्यूट्रिएंट की कमी हो गई होगी, क्योंकि उसी को तो यूज़ करके माइक्रोब जो है वो ग्रोथ कर रहा है। इन दिस वे द ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म इम्प्रूव्स सक्सेसिवली। फर्दर स्क्रीनिंग इज डन, यानी कि फर्दर हम लोग और अच्छा जो माइक्रोब है उसको हम लोग और अच्छे से टेस्ट करते हैं, देन उसको आइसोलेट करते हैं। इज डन यूजिंग अ मेथड वेयर द ऑर्गेनिज्म विल शो इट्स डिजायर्ड प्रॉपर्टी। अब हम लोग फर्दर यानी कि और अच्छे से हम लोग माइक्रोब्स को है वो आइसोलेट करते हैं, और इसके लिए यानी कि उसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम लोग सेपरेट करते हैं, इसको स्क्रीनिंग करते हैं। तो जैसे एग्जांपल, इफ़ वी आर लुकिंग फॉर एन माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूसेस एन एंटीबायोटिक, यानी कि कोई वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है, we may detect it by growing the culture on agar plate in presence of that bacterium against which antimicrobial activity is desired। यानी कि वो बोल रहे हैं कि अगर हम लोग किसी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की को आइसोलेट करना चाहते हैं जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता हो, तो कैसे करेंगे? तो समझ लो कि हमने बैक्टीरिया को ग्रो करा रखा है अगर अपने पेट्री प्लेट पर, ये हमारे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं इसमें, और हमें अब इसमें से आइसोलेट करना है ऐसे बैक्टीरिया को, ऐसे मीडियम में ग्रो कराएंगे जिसमें मतलब कि हमें अगर एक ऐसा बैक्टीरिया चाहिए जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता हो, तो हम लोग उस बैक्टीरिया को ऐसे पेट्री प्लेट में कल्चर करेंगे जिसके अंदर उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में वो रेजिस्टेंस हो। तो जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में आरडीटी में पढ़ा था कि टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन जो होते हैं वो कुछ बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। तो मान लिया कि हमें ऐसे बैक्टीरिया को आइसोलेट करना है जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन का जीन है, ये वाले एंटीबायोटिक हैं। तो हम लोग उसको ऐसे मीडियम में ग्रो करेंगे जिसमें टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन है। तो जिन बैक्टीरिया के पास टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन का जीन होगा वो एक्सप्रेस करेंगे, मतलब वो एंटीबायोटिक बनाएंगे, और वो
मीडियम में जिंदा रहेंगे, मतलब मरेंगे नहीं, और जिनके पास नहीं होगा टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन का जीन वो मर जाएंगे। तो हमें देखो, ग्रोन इन मीडियम कंटेनिंग अगेंस्ट विच दे हैव एंटीबायोटिक, मतलब उस मीडियम में ग्रो करते हैं जिनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक, ये लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो उन कंपाउंड्स के लिए। जैसे यहाँ पर हमने एग्जांपल ले लिया टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन, तो मतलब जिनके अंदर टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन का जीन होगा एग्जाम्पल, वो जिंदा रहेंगे, और जिनके अंदर नहीं होगा वो मर जाएंगे, क्योंकि वो एंटीबायोटिक बना ही नहीं पाएंगे इनके अगेंस्ट। सो हमें लास्ट में वो बैक्टीरिया मिल जाएंगे जिनके अंदर टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन का जीन है, मतलब वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है। तो हम लोग ऐसे आइसोलेट करते हैं, बस वही बोला गया है कि एंटीबायोटिक हम लोग यूज करके आइसोलेट कर सकते हैं अपने बैक्टीरिया को। इम्यूनोलॉजिकल मेथड आर ऑल्सो अवेलेबल इन विच द माइक्रोब्स प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट आर डिटेक्टेड यूजिंग स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। सो हमें सिंपली लर्न कर लेना है कि स्क्रीनिंग में पहला तो हम लोग उसको ऐसे मीडियम में ग्रो कराएंगे जिसके अगेंस्ट वो रेजिस्टेंस शो करता हो। दूसरा मेथड है हमारा इम्यूनोलॉजिकल मेथड। तो इम्यूनोलॉजिकल मेथड में वही इन विच माइक्रोब्स प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट आर डिटेक्टेड यूजिंग स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, मतलब हमें पता है कि एंटीबॉडीज़ जो है वो हमें इम्यून सिस्टम, मतलब इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं और हमें यानी फॉरेन एजेंट से बचाती हैं, इम्यून रिस्पॉन्स शो करती हैं। सो वैसे ही हम लोग इम्यूनोलॉजिकल मेथड यानी कि इम्यून का यूज़ करके उस प्रोडक्ट को आइसोलेट कर सकते हैं, यानी कि डिटेक्ट कर सकते हैं, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ हम लोग देते हैं। सो इसमें लर्न कर लेना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देन थर्ड मेथड इज द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैज़ मेड अवेलेबल अ वैरायटी ऑफ प्रोब। अब जो थर्ड मेथड है उसको हम लोग प्रोब का यूज़ करके डिटेक्ट करते हैं, यानी कि अपने बैक्टीरिया और को स्ट्रेन को, मतलब विच इनेबल द डिटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैपेबल of producing specific product. Recently, some of these methods have been adapted to robotic automation, resulting in enormous throughput screening of micro for newer novel molecule. So इसमें हम लोग प्रोब, जैसे कि मतलब कि प्रोब पता है, कुछ छोटे सीक्वेंस होते हैं जो हमारे जीनोम में यानी कि डीएनए या फिर आरएनए से जाकर अटैच हो जाते हैं, क्योंकि वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसे कि एक ये डीएनए है एंड इसमें जो, जैसे कि अब इसका हम लोग एक स्ट्रैंड ले लेते हैं। सो हम लोग इसमें लेबल कर देते हैं AGCTA। तो अब हम लोग इसका प्रोब बनाएंगे। तो प्रोब कैसे बनेगा इसका? सो प्रोब जो बनता है वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री जैसे हम लोग बेस पेयरिंग रूल पढ़ते हैं, तो ए के सामने क्या आता है? G पेयर्स विथ G, T पेयर्स विथ A एंड A पेयर्स विथ T। हाँ, एडेनिन थाइमिन के साथ और ग्वानिन साइटोसिन के साथ। सो ये हमारा प्रोब हो गया। अब ये हमारा पूरा होल जीनोम है पूरा। तो अब हमने इस प्रोब को अपने सैंपल में डाल दिया। तो अब ये जो प्रोब है अपने कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ जाकर जुड़ जाएगा, मतलब इधर जुड़ जाएगा, और इसको हम लोग कर देते हैं फ्लोरेसेंटली लेबल्ड, यानी कि जब हम लोग इसको यूवी रेज की प्रेजेंस में देखेंगे तो ये फ्लरिश करेगा, चमकेगा। तो ऐसा हम लोग डिटेक्ट करते हैं। तो ये जाकर जब इधर ऐसे लग जाएगा ये प्रोब इस सीक्वेंस से, तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा हमारा जो जीनोम है उसमें इधर जो है ये वाला सीक्वेंस है। जब हम लोग इसको यूवी रेस की लाइट में जब देखते हैं तो ये फ्लश करता है, मतलब चमकता है, तो हमें ऐसे पता चल जाता है। तो ये होता है हमारे प्रोब, जिसको हम लोग फ्लोरेसेंटली लेबल्ड या रेडियो एक्टिव मेटल भी यूज़ कर सकते हैं। बट रेडियो एक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर ऐसे क्रोमोजेनिक एजेंट्स यूज़ करते हैं, मीन्स जो फ्लरिश करेंगे, फ्लोरेसेंट की प्रॉपर्टी है उनके पास। सो हमने स्ट्रेन आइसोलेशन में स्क्रीनिंग में 3 मेथड पढ़ लिए। एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जिसके रेजिस्टेंस शो कर रहा है वैसे, देन इम्यूनोलॉजिकल मेथड यूज़ करके, स्पेसिफिक एंटीबायोटिक का यूज़ करके, एंड थर्ड इज द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मतलब इसमें हम लोग प्रोब का यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट इज द स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट। अब हम लोग आइसोलेट कर लिया है, नाउ अब हम लोग ऐसे मतलब कुछ मेथड्स यूज़ करके इसको इम्प्रूव करेंगे, मतलब कुछ और भी हम लोग ऐड या डिलीट करेंगे, जिससे हमारा जो स्ट्रेन है वो और अच्छे से और ज़्यादा अमाउंट में यील्ड दे प्रोडक्ट का। तो हम लोग उसके अंदर इंप्रूवमेंट करते हैं। जैसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में तो हम लोग जान ही चुके हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग जीन में एडिटिंग। तो हम लोग वो देखेंगे कि इंप्रूवमेंट हम लोग कैसे करेंगे जो हमने स्ट्रेन आइसोलेट कर रखा है। स्ट्रेन isolation procedure described above only identify a strain which has capability or potential to produce desired molecule. It does not ensure that it produces molecule in sufficient quantities to be economically viable। मतलब कि जो हमने मेथड ऊपर देखे हैं वो बताता है कि जो ऑर्गेनिज्म है हमारा, वो उसके पास पोटेंशियल है कि वो डिजायर्ड मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करें, लेकिन हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है कि वो कितनी क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस करेगा।
तभी तो हम लोग उसको लार्ज स्केल पर यूज़ कर पाएंगे, एंड देन वो हमारे लिए इकोनॉमिकल, मतलब पैसा चाहिए तो कर पाएंगे ना, तो फिर ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करेगा तो ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा होगा। टेक्निक्स ऑफ क्लासिकल जेनेटिक्स एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग आर यूज टू इम्प्रूव डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेन। वही जो हमने जेनेटिक्स पढ़ रखा है, मतलब जीन में हम लोग एडिटिंग कर सकते हैं। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्लासिकल जेनेटिक्स को यूज़ कर हम लोग इम्प्रूव करेंगे अपने डिजायरेबल, मतलब इम्प्रूव करेंगे अपने स्ट्रेन को बाय एडिंग द डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू देम। ओके, सो स्ट्रेन इंप्रूवमेंट में जो पहला मेथड है वो है हमारा म्यूटेशन सेलेक्शन, मतलब उसके अंदर हम लोग म्यूटेशन कराएंगे एंड देन उसको सेलेक्ट करेंगे। कैसे? दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ स्ट्रेन इंप्रूवमेंट। द स्ट्रेन इज एक्सपोज्ड टू केमिकल, जैसे एग्जांपल वो हमें याद रखने हैं, नाइट्रोसो ग्वानिडीन और एंटीजी शॉर्ट फॉर्म, और फिजिकल यूवी रेज से हम लोग, जैसे यूवी रेज कैंसर प्रोड्यूस करता है ना, म्यूटाजन होता है, मतलब म्यूटेशन कॉज करता है, तो केमिकल का यूज़ कर सकते हैं या फिर फिजिकल यूवी रेज दे सकते हैं और हम लोग उसके अंदर म्यूटेशन करा सकते हैं। एंड द म्यूटेंट्स हैविंग इम्प्रूव्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेलेक्टेड, मतलब ये बोल क्या रहा है कि हमने क्या किया, स्ट्रेन को पहले आइसोलेट कर दिया जो हमारे लिए यूजफुल थे, अब हम लोग उसके अंदर म्यूटेशन कराते हैं। जैसे हमने बैक्टीरिया में म्यूटेशन कराया, तो जो म्यूटेशन में क्या क्या होता है, या तो डुप्लीकेशन हो जाता है जीन का, यानी कि जैसे कि हमारा कोई जीन का सीक्वेंस है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ AGCT, तो इसका डुप्लीकेशन हो सकता है। जैसे हमारा कोई जीन है एग्जांपल के लिए, तो इसका डुप्लीकेशन हो सकता है। डुप्लीकेशन मतलब ये 2 में होगा या फिर और भी आगे उसकी कॉपीज बन सकती है, तो मतलब ये 2 बार हो जाएगा। या तो डिलीशन हो सकता है, यानी कि कोई न्यूक्लियोटाइड जो है ये डिलीट हो गया, या फिर इंसर्शन हो सकता है, यानी कि कोई एक नया न्यूक्लियोटाइड बीच में किसी के लग गया। हाँ, तो क्या हो सकता है, डुप्लीकेशन हो सकता है, इंसर्शन हो सकता है, कोई न्यूक्लियोटाइड लग जाए, या तो डिलीशन हो सकता है। सो ये होगा क्या इससे कि जब बैक्टीरिया के अंदर हम लोग म्यूटेशन कॉज कराएंगे तो उसके अंदर ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है। सो क्या पता, चांस की बात होती है बायोटेक्नोलॉजी में, तो होता है कि क्या पता जो डुप्लीकेशन हो उस जीन का हो जाए जो हमारे लिए यूज़फुल थी, मतलब जैसे कि कोई जीनोम है, ये सीक्वेंस हमारे लिए यूज़फुल, यानी कि जो यूज़फुल प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या पता वो जो म्यूटेशन है इसी जीन में हो जाए और वो उसके अंदर डुप्लीकेशन हो जाए, मतलब ये 2 कॉपीज़ में प्रेजेंट हो जाए जीनोम के अंदर, तो 2 कॉपीज़ में प्रेजेंट हो जाएगा तो उसका जो कॉपी नंबर यानी कि वो बढ़ गया। अभी इसका जब पहले एक ही प्रोटीन, जब ट्रांसक्रिप्शन होता था, इसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से, तो प्रोटीन जो बनता था वो एक बनता था। अब जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा तो जो प्रोटीन है अब 2 बनेगा, हाँ, क्योंकि 2 बार हो गया ना हमारा सीक्वेंस। तो हम लोग चांस की बात करते हैं कि क्या पता जो म्यूटेशन हो रहा है वो हमारे प्रोडक्ट को और यानी कि स्ट्रेन को और अच्छे से इंप्रूव कर दे। इट इज़ ऑफन नेसेसरी टू कैरी आउट मल्टीपल सक्सेसिव म्यूटेशन बिफोर वी गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। सो हम लोग म्यूटेशन करते रहते हैं मल्टीपल टाइम्स, तो हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिलते हैं। वो सो वन ऑफ द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेन इंप्रूवमेंट यूजिंग दिस मेथडोलॉजी इज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। एग्जाम्पल ये हमें याद रखना है कि म्यूटेशन सिलेक्शन में एग्जाम्पल स्ट्रेन इंप्रूवमेंट का, production of antibiotic penicillin. Several successive mutations were necessary to develop a strain of Penicillium chrysogenum capable of producing nearly 1,000 times the concentration of penicillin produced by original strain Penicillium notatum, thus making production of penicillin commercially feasible. Penicillin एक एंटीबायोटिक है जो हम लोग यूज़ करते हैं। सो इसको हम लोग क्या किया था कि एक जैसे कि इसमें एग्जाम्पल जो है, जैसे कि ओरिजिनल स्ट्रेन है हमारा पेनिसिलियम नोटाटम, सो ये क्या करता है, ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है, तो ये नॉर्मली अपना एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है। अब हमने म्यूटेशन का यूज़ किया और उसके अंदर म्यूटेशन करा दिया तो हमें जो वैरायटी मिली उसको हमने नाम दे दिया पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। और इस वैरायटी ने, पता है, इस वैरायटी ने पेनिसिलिन 100 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, यानी कि ये जो पेनिसिलिन बन रहा था उसका 100 टाइम्स दिया पेनिसिलिन, यानी कि 100 गुना ज़्यादा पेनिसिलिन जो है हमें मिला फ्रॉम पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, यानी कि हमने म्यूटेशन कराकर अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट को बढ़ा दिया, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा दिया। सो ये जो एग्जांपल है ये हमें लर्न करना है, ठीक है। नाउ म्यूटेशन सिलेक्शन हमने कर लिया। नेक्स्ट जो मेथड है वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि जीन के अंदर हम लोग एडिटिंग करेंगे। Until the recent breakthrough in the technique of genetic engineering, a bacterium could produce only substrate coded for in its genome. यानी कि जब अर्लियर, जब इतना एडवांस नहीं हुआ था, तो जो बैक्टीरिया के अंदर जो जीनोम था उसके अंदर जो जीन था वही प्रोड्यूस कर रहा था प्रोडक्ट। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक अबाउट विच यू हैव लर्न इन चैप्टर 1 RDT में allow totally new properties or capabilities to be added to the organism, microorganism, giving rise to recombinant strain. मतलब अब हम लोग तो भाई जो दूसरे ऑर्गेनिज्म का जीनोम है उसको हम लोग दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको एक्सप्रेस करा सकते हैं, इंट्रोड्यूस करा सकते हैं।
सो आरडीटी से हम लोग ये कर सकते हैं और रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो डिजायरेबल जीन तो यूजिंग दीज टेक्निक्स microorganism may be manipulated to synthesize or secrete enhanced quantity of biomolecule, facilitate production of novel compound. यानी कि अब हम लोग ये वाले रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन बना दिया. अब हमने जो भी प्रोडक्ट चाहिए उसका हम लोग जीन डाल देंगे, इंसर्ट कर देंगे ऑर्गेनिज्म के अंदर और वो एक्सप्रेस होगा और वो प्रोडक्ट बनाएगा. सो हम लोग बायोमोलिक्यूल बना सकते हैं उससे, नोवेल कंपाउंड यानी कि जो न्यू कंपाउंड्स हैं. अलाउ यूटिलाइजेशन ऑफ चीपर सबस्ट्रेट, यानी कि न्यूट्रिटिव मीडिया जो हमें प्रोवाइड करना पड़ता है उसमें भी हम लोग मतलब ऐसे रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेट बना सकते हैं जो सबस्ट्रेट जो यूज़ करें वो चीप हो, यानी कि खरीदना ज़्यादा महंगा ना हो. तो ये सब हम लोग कर सकते हैं अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से. यूजिंग दीज टेक्निक्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ऑल्सो बी यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस प्लांट, एनिमल और ह्यूमन प्रोटीन. हाँ, जैसे कि ह्यूमन प्रोटीन में हमने ह्यूम्यूलिन बना रखा है. सम ऑफ वैल्यूएबल ह्यूमन प्रोटीन विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी इंक्लूड रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन ह्यूम्यूलिन, ओके, जो हम लोग इकोलाई में बनाते हैं. हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड इंटरफेरॉन्स. जो इंटरफेरॉन्स केमिकल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, जब वायरस अटैक होता है ना तो इंटरफेरॉन्स रिलीज करता है सेल, ताकि जो और जो सेल हैं बॉडी के वो सतर्क हो जाए, मतलब कि वायरल इन्फेक्शन हुआ है, ताकि उनको जो वायरस है जो इन्फेक्ट ना कर पाए. इंटरफेरॉन्स, तो ये सब हम लोग प्रोटीन जो है बना सकते हैं. तो ये एग्जाम्पल याद रखना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कर हम लोग क्या क्या ह्यूमन प्रोटीन यानी कि प्रोटीन जो है वो बनाए रखा है. दीज प्रोटीन कैन नाउ बी प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटीज. यस, तो हम लोग मैनिपुलेट करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में, मतलब वो जीन लगा देंगे एंड उसका नंबर भी तो बढ़ा सकते हैं अब. तो हम लोग उसका जो क्वांटिटी है वो बढ़ा देंगे. कॉन्सिक्वेंटली द कॉस्ट ऑफ थेरापी विच मेक यूज ऑफ दीज प्रोटीन, जैसे इंसुलिन डायबिटीज के लिए, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन वैक्सीनेशन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी कि जिसका ग्रोथ रुक गया है उसको चाहिए ग्रोथ हार्मोन ताकि वो ग्रो करे, एंड इंटरफेरॉन्स, इम्यूनोथेरेपी हैज़ बीन रिड्यूस्ड कंसिडरेबली. मीन्स ये बोल रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ थेरापी जो है वो कम हो गई है, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो हमें लार्ज क्वांटिटीज में मिल पा रहा है. जैसे इंसुलिन के लिए डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन, और ऐसे हेपेटाइटिस बी वायरस के अगेंस्ट हम लोग हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन मिल रहा है. तो इन सब की जो प्राइसेस हैं, कॉस्ट है, वो कम हो गई है क्योंकि लार्ज क्वांटिटीज में हमें प्रोडक्ट मिल जा रहा है डिजायरेबल अमाउंट में. तो ये बोल रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ थेरापी जो है वो रिड्यूस हो गई है इन सब की. सो हमने स्ट्रेन आइसोलेशन मीन्स स्ट्रेन इंप्रूवमेंट में दो मेथड पढ़ लिए, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग और म्यूटेशन सेलेक्शन. नाउ द टूल्स विच आर यूज्ड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जैसे टूल्स जो हमने आरडीटी में पढ़ रखा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चाहिए होता है, क्लोनिंग एंड एक्सप्रेशन वेक्टर, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ rDNA, that is recombinant DNA, into host cell have been discussed in first chapter. However, there are many practical problems which must be taken care before a foreign heterologous gene may be expressed in microorganism to make it commercially viable. जैसे कि जब हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म का जो जीन है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. क्यों? जैसे कि हमने ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन पढ़ा हुआ है. सो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक प्रोमोटर होता है जो स्टार्ट करता है, यानी कि इनिशिएशन कराता है ट्रांसक्रिप्शन का. सो बैक्टीरिया मीन्स प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में प्रोमोटर जो होता है वो अलग अलग होता है. तो जो यूकैरियोट का जीन है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा प्रोकैरियोट के अंदर. और भी जैसे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है यूकैरियोट्स के अंदर, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती. सो देखते हैं हम लोग उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, यानी कि जो ये प्रॉब्लम्स जो हैं यही हैं और इसको हम लोग डील कैसे करते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन फॉरेन जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ होस्ट बैक्टीरियम इट मे नॉट बी एक्सप्रेस्ड देयर, मतलब वहाँ पे वो एक्सप्रेस ही नहीं होगा. क्यों? दिस प्रॉब्लम इज ओवरकम बाय प्लेसिंग फॉरेन जीन अंडर रेगुलेटरी कंट्रोल रिकॉग्नाइज्ड बाय होस्ट ऑर्गेनिज्म. सो यानी कि वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा, तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करेंगे हम लोग? तो ये पहला मेथड है कि बाय प्लेसिंग फॉरेन जीन अंडर रेगुलेटरी कंट्रोल रिकॉग्नाइज्ड बाय होस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि उस जीन के आगे, यानी कि फॉरेन जीन के आगे ऐसा प्रोमोटर लगा देंगे. मीन्स जैसे कि ये हमारा कोई जीन का सीक्वेंस है और इसके आगे हमने प्रमोटर लगा दिया जो उस होस्ट ऑर्गेनिज्म में रिकॉग्नाइज करे. यानी कि वो होस्ट ऑर्गेनिजम्स को रिकॉग्नाइज कर पाए और उस प्रमोटर पे बाइंड होकर उस जीन का ट्रांसक्रिप्शन कर पाए. ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा तभी तो प्रोटीन बनेगा और तभी एक्सप्रेस भी होगा. टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन ऑफ फॉरेन प्रोटीन द एक्सप्रेशन वेक्टर यूज्ड इन सच दैट इट रेप्लिकेट्स टू हाई कॉपी नंबर एंड इज स्टेबल. यानी कि एक्सप्रेशन वेक्टर्स का यूज़ करते हैं
प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए फॉरेन प्रोटीन का, यानी कि उसका हाई कॉपी नंबर, मतलब उस जीन का जो कॉपी नंबर है, यानी कि 1 है तो उसको और बढ़ा दिया, मतलब उसका 30 टाइम्स एक्सप्रेशन करा दिया, तो जो प्रोडक्ट है वो बढ़ जाएगा ना 30 टाइम्स। तो हम लोग हाई कॉपी नंबर उसकी फॉरेन जीन की बढ़ा देते हैं यूजिंग द एक्सप्रेशन वेक्टर एंड इज जो स्टेबल भी होगा। द फॉरेन जीन शुड आइडली बी लिंक टू अ स्ट्रॉन्ग promoter that has high affinity for RNA polymerase। यानी कि ये बोल रहे हैं कि प्रोमोटर जो लगा होना चाहिए फॉरेन जीन के ऊपर वो स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब वो उसकी एफिशिएंसी जो है बाइंड करने की विथ आरएनए पॉलीमरेज जब बाइंड करता है प्रोमोटर पे तभी तो ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो ऐसा स्ट्रांग प्रोमोटर हो जो बार बार आरएनए पॉलीमरेज को अपने ऊपर बाइंड कराए, ताकि जो जीन है वो बार बार उसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो और हमारा जो प्रोटीन का प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो। समझ में आ रहा होगा। द फॉरेन जीन में ऑल्सो बी पुट अंडर कंट्रोल ऑफ रेगुलेटरी स्विच सच दैट प्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन डज नॉट अकर अंटिल रिक्वायर्ड। मतलब अब हम लोग फॉरेन जीन में कुछ ऐसे सीक्वेंस भी ऐड कर सकते हैं जो रेगुलेटरी स्विच की तरह काम करें। जैसे कि हम लोग फैन को ऑन करना पड़ता है तो हम लोग स्विच ऑन कर देते हैं, एंड फैन को बंद करना होता है तो हम लोग स्विच ऑफ कर देते हैं। तो ऐसे ही कुछ सीक्वेंस हम लोग फॉरेन जीन के आगे लगा देंगे तो वो रेगुलेटरी, जिनको हम लोग बोलेंगे रेगुलेटरी सीक्वेंस। सो जब हमें ज़रूरत होगी उस प्रोटीन की तो हम लोग उसका प्रोडक्शन करवाएंगे, और नहीं तो उसको हम लोग ऑफ रखेंगे, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में एनर्जी भी लगती है। सो फालतू की एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं होगी, एंड जो रिक्वायरमेंट है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की वो भी फुलफिल हो जाएगी। तो अगर क्वेश्चन आए कि हम लोग जो बैक्टीरिया के अंदर अपने फॉरेन जीन का एक्सप्रेशन कैसे करा सकते हैं, तो ये सब हमें याद रखना है, और उसका हाई कॉपी नंबर कैसे बढ़ा सकते हैं यूजिंग एक्सप्रेशन वेक्टर, और वो जो फॉरेन प्रोटीन है उसकी यानी कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उस फॉरेन प्रोटीन के पास ताकि वो बैक्टीरिया में एक्सप्रेस हो सके, ज़्यादा अमाउंट में बने, और फिर मतलब उसका एक्सप्रेशन भी हो वो ज़्यादा हो। तो हाई कॉपी नंबर के लिए हम लोग एक्सप्रेशन वेक्टर यूज़ कर सकते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होना चाहिए उसके पास। एंड अगर हमने रेगुलेटरी स्विच भी लगा दिया तो जब हमें चाहिए होगा प्रोडक्ट तो हम लोग रेगुलेटरी स्विच को है उसको ऑन कर देंगे, एंड जब नहीं चाहिए होगा तो उसको ऑफ कर देंगे। तो कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे फैन का एग्जाम्पल दिया था ना, वैसे समझ लेते हैं। सो ये हमें लर्न करना है। नाउ नेक्स्ट जो है, व्हेन अ यूकैरियोटिक जीन जैसे प्लांट, एनिमल, ह्यूमन इज एक्सप्रेस्ड इन प्रोकैरियोट, जैसे इंसुलिन हम लोग इकोलाई में बनाते हैं ना, तो इंसुलिन तो यूकैरियोटिक जीन है, तो हम लोग उसको इकोलाई में कैसे, यानी कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है जो, उसमें हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो यूकैरियोटिक जीन जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाता प्रोकैरियोटिक के अंदर, क्योंकि एडिशनल प्रॉब्लम्स जो मिलती है, जो मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि प्रोमोटर और टर्मिनेटर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के डिफरेंट होते हैं। और यूकैरियोट में पॉलीसिस्टोन जीन, मतलब यूकैरियोट्स में तो प्रोकैरियोट्स में हमने पढ़ रखा है लैक ओपेरॉन के बारे में। मतलब प्रोकैरियोट्स में जो मतलब एक कॉमन प्रोमोटर होगा और एक कॉमन टर्मिनेटर होगा, एंड उसके बीच में मल्टीपल जीन्स आ जाएंगे। लेकिन यूकैरियोट्स में नहीं होता, हर एक जीन का एक स्पेसिफिक प्रमोटर और एक स्पेसिफिक टर्मिनेटर होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में एक प्रमोटर और एक टर्मिनेटर के बीच में कुछ मल्टीपल जीन्स जो हैं वो आ सकते हैं। द नॉन कोडिंग रीजन ऑफ यूकैरियोटिक जीन मस्ट बी एक्सरसाइज्ड, दिस रिक्वायर यूज ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA इनटू cDNA। सो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि देखो, जब हम लोग यानी कि हमारा डीएनए है, डीएनए से क्या बनता था, आरएनए बनता था, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते थे ट्रांसक्रिप्शन। देन इस आरएनए का होता था पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो है ये यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में पहला स्टेप था मतलब कैपिंग। नेक्स्ट स्टेप इज टेलिंग, यानी कि कैपिंग लगा लेते हैं, कैपिंग कर लेते हैं 5 प्राइम एंड पर मिथाइल गोनोसिन का, है ना। एंड देन टेलिंग में हम लोग एडेनिन का बहुत सारे सी बना लेते हैं टेलिंग में एडेनिन ऐड करके। एंड लास्ट स्टेप जो होता है थर्ड स्टेप, दैट इज स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में हम लोग जैसे कि ये हमारा है आरएनए, एंड आरएनए के अंदर कुछ ऐसे रीजन्स होंगे जो होते हैं एक्सॉन्स और होते हैं इंट्रॉन्स। तो ये हमने एक्सॉन्स मान लिया, ये इंट्रॉन्स, लेट्स से ये एक्सॉन्स हो गया और ये इंट्रॉन्स। सो हमें रिमूव करना होता है। सो जो इंट्रॉन्स होते हैं उसको हम लोग स्प्लाइसिंग मतलब यहाँ से कट निकाल देते हैं, और ये जो एक्सॉन है इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ये होता है स्प्लाइसिंग में। इंट्रॉन्स जो होते हैं वो होते हैं नॉन कोडिंग रीजन, और एक्सॉन्स जो होते हैं वो होते हैं कोडिंग रीजन। तो ये सब होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, लेकिन ये जो है ये प्रोकैरियोट में नहीं होगा। सो इससे हम लोग कैसे ओवरकम करेंगे, मतलब ये होगा ही नहीं तो हमारा जीन जो है वो एक्सप्रेस ही नहीं करेगा, प्रोटीन बनेगा ही नहीं, तो क्या फ़ायदा हुआ।
सो दिस रिक्वायर्स यूज ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA इनटू cDNA। सो cDNA क्या होता है? सो देखो, जैसे रेट्रोवायरस के बारे में हमने पढ़ा है, उनके पास होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराकर डबल यानी कि डीएनए बना लेता है अपने आरएनए का। डीएनए उसको डबल हेलिक्स कर देता है, मतलब उसके पास जो जीनोम होता है वो आरएनए होता है और उसको डबल हेलिक्स कर लेता है, वो डीएनए बना लेता है इसका यूज़ करके। सो हम लोग इसी का यूज़ करते हैं। और जो हमारा एमआरएनए बन रहा है इधर, जो हमने पढ़ा है अभी, आरएनए जो हमारा बन रहा है, और उसके अंदर क्या किया हमने कि उसमें ये सारी जो वो हैं ये हमने करा ली, यानी कि पूरा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन जो है वो हो चुका है। एंड देन हमें मिल गया मैच्योर आरएनए, दैट इज एमआरएनए। एंड देन इसका हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यूज़ करके cDNA बना देते हैं, मतलब इसको डबल स्ट्रैंड बना देते हैं एमआरएनए। तो cDNA क्या होता है? cDNA वो डीएनए होता है जिसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, जिसके पास सिर्फ कोडिंग रीजन प्रेजेंट हो, ओनली कोडिंग रीजन, यानी कि जो जीन एक्सप्रेस होना है, यानी कि जो काम का जीन है, ओनली कोडिंग रीजन इज प्रेजेंट, यानी कि उसके अंदर सिर्फ एक्सॉन्स होंगे। नॉन कोडिंग वाले तो हटा दिए हमने। सो इसके पास सिर्फ होंगे cDNA के पास कोडिंग रीजन, दैट इज वो वाला जीन जो एक्सप्रेस होना है बैक्टीरिया के अंदर सीधे। सो यही बोल रहा है, दिस रिक्वायर्स यूज ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जो हम लोग यूज करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करके, ऑफ mRNA इनटू cDNA। mRNA को हमने cDNA में चेंज कर दिया, जिसके और cDNA के पास वो होता ही नहीं है, सिर्फ एक्सॉन्स होते हैं, इंट्रॉन्स होते ही नहीं है, तो नॉन कोडिंग रीजन तो हट गए। अब क्या? सो हो गया काम। अब जो प्रोकैरियोट में हम लोग को पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा उन लोगों को, सीधे cDNA का ये लोग वो करेंगे, मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन और प्रोटीन बन जाएगा। एडिशनली द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन में नॉट बी सिक्रेटेड इनटू मीडियम और इट्स इनकरेक्ट फोल्डिंग एंड एक्युमुलेशन इंट्रासेलुलरली में जनरेट इंक्लूजन बॉडी। अब देखो, हमने ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बना लिया था एमआरएनए, एंड इसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, उसके लिए हमने cDNA यूज़ कर लिया। एंड देन अब जो प्रॉब्लम आती है, जब एमआरएनए का दैट इज जब एमआरएनए का ट्रांसलेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा प्रोटीन। अब इस प्रोटीन के यूकैरियोट में तो होते हैं ऐसे एंजाइम्स जो इस प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग करा देते हैं। इस प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग होनी ज़रूरी है, जो प्रोकैरियोट में वैसे एंजाइम्स नहीं होंगे, तो प्रोटीन की प्रॉपर फोल्डिंग नहीं हो पाती। तो अब ये भी एक ड्रॉबैक आ गया कि भाई प्रोटीन फोल्ड अच्छे से नहीं होगा तो वो इंक्लूजन बॉडीज जनरेट कर देगा, मीन्स सेल जो है उसको हटा देगा। मतलब इंक्लूजन मीन्स इंक्लूजन बॉडी, मतलब वो जो बैक्टीरिया है अब उसको ब्रेक डाउन कर देगा एंड उसको यूज़ कर लेगा अपने मेटाबॉलिज्म में। सो प्रोटीन तो हमारा वो रहा ही नहीं, डीजनरेट हो गया। सो यही प्रॉब्लम है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए में नॉट बी सीक्रेटेड, एक तो ये मतलब इनकरेक्ट फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, और दूसरी एक और प्रॉब्लम हो सकती है कि जो प्रोटीन है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन हमारा बन गया, उसका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो गया, cDNA से mRNA बना, एंड देन उसका प्रोटीन बन गया ट्रांसलेशन से, लेकिन वो जो प्रोटीन है वो सीक्रीट नहीं हुआ हमारे मीडियम में। जैसे हम लोग बायोरिएक्टर में ग्रो करा रहे थे ना इसको, तो हमारे मीडिया में वो सेक्रीट ही नहीं हो रहा। सो इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? ऑल दीज प्रॉब्लम्स मेक डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग डिफिकल्ट एंड कॉस्टली। मतलब अब जो हमारा जो प्रोटीन है वो सीक्रीट नहीं हो रहा मीडियम में, जो क्लियर ब्रॉथ था उसमें सीक्रीट नहीं हो रहा, तो ये सब जो चीज़ें हैं ना वो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग को डिफिकल्ट और कॉस्टली यानी कि बना देती हैं। दस एन ऑल्टरनेटिव वुड बी यूज टू यूज अ यूकैरियोटिक एक्सप्रेशन होस्ट। सो अब हम लोग इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे करते हैं? तो हम लोग प्रोकैरियोट की जगह यूकैरियोट यूज़ कर लेते हैं, यूकैरियोटिक सेल यूज़ कर लेते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जांपल है ईस्ट। सो यूकैरियोटिक एक्सप्रेशन होस्ट यूज़ कर लेते हैं। Saccharomyces cerevisiae has been quite popular because it is safe and scientists have long experience of using this yeast in industrial fermentations. Detailed information on biochemistry, physiology, genetic of this yeast is known. यानी कि ईस्ट में हम लोग ये वाला वैरायटी यूज़ करते हैं, ये वाला स्ट्रेन यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग Saccharomyces cerevisiae को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये सेफ है और साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम कर रखा है। इसका जो जीनोम का डिटेल्ड एनालिसिस हो चुका है, इसकी फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स यानी कि जीनोम के बारे में सब कुछ जो है स्टडी है और वो पता है, तो ये सेफ है काम करने के लिए, पैथोजेनिक भी नहीं है, मतलब कोई डिसीज नहीं कॉज करता। मोर ओवर दिस ईस्ट कैन बी मैनिपुलेटेड जेनेटिकली रादर इजली। जैसे हमने आरडीटी में याक वेक्टर के बारे में पढ़ा था, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर, तो ये बोल रहे हैं कि जो ईस्ट है ये सब प्रॉपर्टीज तो हैं इसके पास, एडिशनली इसके अंदर जो जेनेटिक मैनिपुलेशन है वो बहुत ईजिली हो सकता है,
प्रोडक्ट ईल्ड आर रिलेटिवली लो एट 1 to 5% ऑफ टोटल प्रोटीन। तो ये बोल रहे हैं कि जो ईस्ट है उसके अंदर जो प्रोडक्ट ईल्ड है वो कम है, लेकिन अब हम उसको बढ़ाएंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग करके। अदर ईस्ट लाइक पिस्टिया पैस्टोरोसिस हैज़ अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस, इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इंड्यूसिबल प्रमोटर। सो ये बोल रहे हैं कि ये जो स्ट्रेन है इसमें जब हम लोग मतलब प्रोटीन बनवाते हैं तो वो बनता है सिर्फ 1 to 5% ऑफ द टोटल प्रोटीन। मतलब जो प्रोडक्ट का मतलब प्रोटीन का जो ईल्ड है वो कम होता है। तो इसकी जगह हम लोग क्या यूज़ करते हैं? तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म बताओ जो एडवांटेजेस हैं इन यूकैरियोटिक, यानी कि यूकैरियोट को एक्सप्रेस कर सकता है वो प्रोटीन, और वो जो है वो अच्छा भी है, उसका बहुत सारे एडवांटेजेस। या फिर पूछ सकते हैं कि पिस्टिया पैस्टोरोसिस का एडवांटेज क्या है ओवर सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। सो पिस्टिया पैस्टोरोसिस के पास इट हैज़ स्ट्रॉन्ग इंड्यूसिबल प्रमोटर है, मतलब वही कि स्ट्रॉन्ग प्रमोटर है तो बार बार अपने ऊपर प्रमोटर जो है आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवाएगा और उसका बार बार ट्रांसलेशन होगा तो एक्सप्रेशन होगा। दूसरा है इट इज कैपेबल ऑफ मेकिंग पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन सिमिलर टू दोज परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन सेल। दिस इज इंपॉर्टेंट। क्यों? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जो हमने पढ़ा था अभी, तो वो क्या करता है कि वो सिमिलर परफॉर्म करता है टू द ह्यूमन, जैसा ह्यूमन के अंदर होता है ना पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, सो वैसा ही ये इसके अंदर भी होता है। ये हो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग इंड्यूसिबल प्रमोटर, नेक्स्ट इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन सिमिलर टू ह्यूमन सेल, एंड लास्ट इज द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज सिमिलर as Pistia does not secrete its own protein into fermentation medium. This is very important. इसमें थर्ड पॉइंट में कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग जो है वो सिंपल हो जाती है। क्यों? क्योंकि पिस्टिया जो है वो अपना प्रोटीन, यानी कि जो भी उसके अंदर जो प्रोटीन बन रहा है वो मीडिया फर्मेंटेशन मीडियम के अंदर सिक्रीट ही नहीं करती। जो क्लियर ब्रॉथ है यानी कि सेल के अंदर ही उसका जो भी सारे प्रोटीन बनते हैं वो अंदर ही रखती है, एंड अपना जो ओन प्रोटीन है वो फर्मेंटेशन मीडियम में नहीं प्रोड्यूस करती है। सो ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग को सिंपल बना देता है। सो ये 3 एडवांटेजेस हैं पिस्टिया पैस्टोरोसिस के जो लर्न करने हैं। सो ये हमने पढ़ लिया पूरा स्ट्रेन आइसोलेशन के बारे में, उसका इंप्रूवमेंट पढ़ लिया एंड उसका एक्सप्रेशन भी पढ़ लिया। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेटाजेनोमिक्स सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच।